नमस्ते। मैं कोलकाता से मुकेश चंद्र अग्रवाल आईसीएसई और सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ सम्स लेके एक ये मेरा पार्ट 7 यानी 7th वीडियो है हिंदी में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मिक्सचर एंड केमिकल्स एलॉयज, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से शुरू करते हैं। 5 grams of an alloy contains 3 and 3/4 grams copper and the rest is nickel. Find the ratio by weight of nickel to copper. क्या है? 5 grams of alloy है। alloy माने कोई भी एक मेटल है या कुछ भी है, धातु है, जो इसका टोटल वेट 5 ग्राम्स है। उस 5 ग्राम्स में दो चीज़ है, कॉपर है और निकेल है। कॉपर कितना है? 3 and 3/4 ग्राम्स। और निकेल कितना है ये हमें निकालना होगा। 5 ग्राम में से टोटल वेट में से कॉपर का वेट निकाल देने से जो बैलेंस रहेगा वो है निकल का वेट। अब उसके बाद हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। किसके साथ? यहाँ पे ऊपर में दिया गया कॉपर और निकेल, लेकिन जब रेशियो बनाएंगे तब हमें मांगा है निकेल टू कॉपर, इसलिए पहले निकेल लिखेंगे और उसके बाद कॉपर लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 में से 3 and 3/4 ग्राम्स कॉपर को डिडक्ट करके हमें ये निकालना है कि निकेल कितना है। तो सॉल्यूशन में आते हैं। टोटल वेट ऑफ द एलॉय 5 ग्राम्स। टोटल वेट यहाँ पे दिया हुआ है 5 ग्राम्स। वेट ऑफ द कॉपर 3 and 3/4 ग्राम्स। देयरफॉर वेट ऑफ द निकेल इन ग्राम्स कितना होगा? टोटल वेट ऑफ एलॉय माइनस वेट ऑफ कॉपर। टोटल वेट ऑफ एलॉय कितना है? 5 है। अब यहाँ से कितना लेस करना पड़ेगा? कितना? 3 and 3/4। लेस करने का जो तरीका होता है, ऐसा तो हर किताब में बताते हैं, किताब हमें रिकमेंड करते हैं कि जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन का लेस करना होगा तो आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। लेकिन ये प्रोसेस मेरे को बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितना वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एफर्ट, और एकदम बिल्कुल ही रिजेक्टेड है मेरे लिए किसी भी इसको, जैसे 3 into 4 12 और 12 + 3 15/4 बनाना एकदम नहीं है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है ये मिक्स फ्रैक्शन वाले, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का जो तरीका हर किताब में मिलता है उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। मैं आपको बहुत बढ़िया एक और इजी एक तरीका बताता हूँ। तो उस तरीके को जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा जो माइनस जिसको हम करेंगे उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, एक नंबर है यहाँ पे इंटीजर -3, ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा उसके साथ एक फ्रैक्शन है 3/4। 3/4 कैसा फ्रैक्शन है? 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यहाँ पे देखिए बड़ा, नीचे डिनोमिनेटर 4 बड़ा है और ऊपर में 3 छोटा है 4 से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। प्रॉपर फ्रैक्शन के से हम क्या उसका मतलब निकालेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन से मतलब निकालेंगे कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 यानी 3 को अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारा जो क्वोशेंट आएगा वो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में क्वोशेंट आने का मतलब है कि हम एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में सब्सट्रैक्शन कैसे होगा? तो हमने क्या किया, ये जो -3 and 3/4 था, मिक्स फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाने के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए हमने दोनों को अलग कर दिया। ये -3 अलग हो गया और ये जो फ्रैक्शन था इसके साथ -3/4, इन दोनों को अलग कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? इस -3 को रिमूव करने के लिए हमें एक +3 चाहिए। यह यहाँ पे देखिए, ये +3 और ये -3 एक दूसरे को रिमूव कर देंगे। अब ये जो फ्रैक्शन है 3/4, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए एक ये नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको रिमूव करने के लिए एक पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन का होना ज़रूरी है। पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन पॉजिटिव,
क्या इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एक ऐसा पॉजिटिव फ्रैक्शन जो कि हमारे यहाँ पे 4/4 है। 4 क्यों है? ये जो 3/4 का जो डिनोमिनेटर है 4, इसी के हिसाब से 4/4 का हमने एक पॉजिटिव, ये देखिए प्लस साइन है और ये 4/4, ये एक पॉजिटिव और एक फ्रैक्शन है 4/4। 4/4 का वैल्यू कितना होता है? सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से 1 आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी 3/4 की वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए हमें एक ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जिसकी वैल्यू 1 हो और जो पॉजिटिव हो और जिसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मैच होता हो। तो ये 4, ये 4, क्यों 4 और 4? ताकि ये लाइक फ्रैक्शन में आ जाए। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसे दो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो इसलिए हमने क्या किया, 5 को तोड़ा। कैसे हिसाब से तोड़ा? सबसे पहले 5 में से एक 3 निकाला। 5 क्या है? पॉजिटिव 5 है। क्यों पॉजिटिव 5 है? ये 5 पहला नंबर है और पहले नंबर के आगे कोई साइन नहीं दिया हुआ है। तो हमारा रूल्स कहता है अगर कोई सी पहले नंबर के आगे साइन नहीं दिया है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है। इसलिए ये 5 + 5 है। हम अगर इसके आगे प्लस लगा भी दें +5 तो फिर गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो इस प्लस 5 में से एक +3 निकाल दिया जो कि इस 3 को रिमूव कर देगा। फिर तो अब कितना रहा? 5 में से 3 गया, अब मेरे पास 2 रहा। उस 2 में से फिर एक को मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन बना दी, ये वाला फ्रैक्शन बना दिया 4/4। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। खैर ये कर दिया। अभी भी मेरे पास 1 है, जिस एक्स्ट्रा 1 को मैंने वहाँ से लिखा। आइए 5 का हिसाब मिला देते हैं। 5 का 3 यहाँ पे है, 4/4 का 1 यहाँ पे है, 3 + 1 4 और ये मिला के 5। तो 5 का हिसाब मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखिए ये +3 ये -3, बस हो गया, ख़त्म हो गया, 0 हो गया इनका वैल्यू। अब इन दोनों का फ्रैक्शन तो देखिए, इन दोनों का फ्रैक्शन चूँकि ये लाइक फ्रैक्शन है, इसलिए क्या इन दोनों को 2 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 4 लेंगे और ऊपर में से 4 - 3। ये देखिए ये 4, ये माइनस और ये 3, 4 - 3। तो यहाँ से क्या मिला? 1। तो पहले से हमारे पास ये 1 एक्स्ट्रा था, ये 1 हमें अब की बार हमने लेफ़्ट में सबसे पहले शुरू में रखा, प्लस साइन दिया। अब इसमें से 4 - 3, अब यहाँ से कितना निकलेगा? 1 + 4 4 - 3 = 1। तो नीचे में 4 है, प्लस देखिए ये प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस, ये 4 पहला नंबर है जिसके आगे कोई साइन नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव 4 है। पॉजिटिव 4 में से -3 निकाल दिया तो पॉजिटिव 1 बचता है, ये 1/4। अब इन दोनों में से प्लस साइन को रिमूव कर दिया तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। तो 1 और 1/4 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ? यही है वेट ऑफ निकेल। एक बार माइनस साइन को दोबारा बता देते हैं। माइनस साइन कोई भी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन रहे तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले चैप्टर में नहीं जाएंगे, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। -3 अलग कर लिया और इसके साथ जो फ्रैक्शन था -3/4 उसको भी अलग कर दिया। अब इसमें से ये जो पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे से इस नेगेटिव नंबर को एलिमिनेट करने के लिए ठीक एग्जैक्टली उसी वैल्यू का, यानी ये 3 है, -3 है तो यहाँ पे 3 लिखा। ये अगर 10 होता तो यहाँ से 10 लिखते। अगर अपने पास 10 होता, ज़रूर होता, जब क्वेश्चन है तो ज़रूर हमारे पास वो काउंटर करने के लिए नंबर रहेगा। तो उस हिसाब से इन दोनों को, ये होल नंबर, ये जो नंबर है इंटीजर्स, यहाँ पे ये 3, इन दोनों को ये एलिमिनेट कर देगा। जो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अगर ये 3/4 की जगह में 3/7 होता तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता? तो ये 4/4 की जगह में 7/7 होता। अगर ये 3/4 की जगह में 4 की जगह में 10 होता तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता? 4/4 की जगह में 10/10 होता। तो जैसा ये प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जैसा होगा, जो हमने 1 से जो फ्रैक्शन बनाया है वो उसी डिनोमिनेटर भी वही होगा और जो डिनोमिनेटर में होगा तो वही ऊपर में होगा। तो इस तरह से, तो बाकी तो हम जानते हैं कैसे किया है। तो आइए, तो यहाँ से अब दोनों का वेट मिल गया। निकेल का वेट मिल गया 1 और 1/4 ग्राम्स, और कॉपर का वेट पहले से ही दिया हुआ है।
अब रेशियो निकालना है निकल टू कॉपर, निकल हमारा ये निकला, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म इसको सेकंड टर्म बैठा दिया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। करने के बाद ये देखते हैं कि दोनों के नीचे 4 है, तो जब इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो 4 हमारा एलसीएम होगा। लेकिन खैर यहाँ पे कुछ अलग किया है, यहाँ पे इस पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड किया है। पहला फ्रैक्शन है 5/4, दूसरा है 15/4। 5/4 को 15/4 से डिवाइड किया। उसके बाद क्या किया, पहला फ्रैक्शन को एज इट इज़ रख दिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। आइए जो 15/4 है इसको रिवर्स कर दिया, यानी 4/15 कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। अगर हम इसको ऐसे भी करते जैसे हमने आगे में किया है, तो उसका होता है 5 × 4 ऊपर में होता और नीचे में 4 × 15 डिनोमिनेटर में आता। देखिए यहाँ पे भी वही है। खैर इसका एक बार दोबारा बता देते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बिठाया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसको फिर आपस में एक दूसरे से डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेज में जाके ये जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है ये एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, और ये जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला फ्रैक्शन है 15/4, इसको रिवर्स करेंगे 4/15 और यहाँ पे बढ़ा देंगे। आपस में जो भी कटता है तो हम देखते हैं कि यह कटा के यहाँ पे 1/3 रहता है, तो इसको रेशियो में बैठा दिया 1:3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक in an alloy is 5:3. If the weight of the zinc in the alloy is 20.4 grams, find the weight of the copper in the alloy. एक बार दोबारा रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय, कोई भी धातु है जिसमें कॉपर 5 है, 5 यूनिट है, तो जिंक 3 यूनिट है। अब इसका वेट कितना है, देखिए यहाँ पे ग्राम्स में दिया हुआ है। जब भी किसी का एक ग्राम्स यूनिट मिल जाता है तो हम उसको उस क्वेश्चन को उस यूनिट के हिसाब से ही डील करते हैं। जैसे ये अब 5 ग्राम्स हो गया, अब यूनिट नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज़ 5 ग्राम इज़ टू 3 ग्राम्स। क्यों, यहाँ पे किसी एक का यूनिट दे दिया है, तो उस जब तक कोई अलग से कुछ नहीं बोलते हैं तो उसी को पूरा हम उसी यूनिट को लेके आगे बढ़ेंगे। तो इफ़ द वेट ऑफ द जिंक इन द एलॉय, तो ये कॉपर एंड जिंक का रेशियो दिया हुआ है, ये एक्चुअल जिंक का वॉल्यूम दिया हुआ है, और यहाँ से निकालेंगे वेट ऑफ कॉपर निकालो। तो कैसे निकालेंगे तो वी हैव वेट ऑफ कॉपर, रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड वेट ऑफ जिंक इज़ 5:3। अब इसको 5 और 3 के साथ कॉमन मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वेट मिल जाएगा। लेट द वेट ऑफ द कॉपर इन द एलॉय बी 5x ग्राम्स एंड वेट ऑफ द जिंक इन द एलॉय इज़ 3x ग्राम्स। ये क्या हुआ, ये रेशियो था 5:3। अब इसके साथ हमने कॉमन मल्टीप्लायर x को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 5x। और जैसे ही 5x हो गया ये एक्चुअल वेट हो गया x में यहाँ पे x में एक्चुअल वेट तो एकदम लास्ट में मिलेगा जब x की वैल्यू मिलेगी। ये x में एक्चुअल वेट हो गया, ये x में एक्चुअल वेट हो गया जिंक का x में। अभी भी एक्चुअल वेट तभी मिलेगा जब x की वैल्यू मिलेगी। अब हमें जाना, अब हमें नेक्स्ट हमारा टारगेट यही होगा कि x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो रास्ता कहाँ है, वो हिंट्स कहाँ है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है जिससे जाके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो वो x की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा रास्ता, ये जिंक इन द एलॉय इज़ 24.4 ग्राम, ये हमें x की वैल्यू निकालने का रास्ता है। तो यहाँ पे जिंक कितना था 3x, तो 3x इक्वल टू कितना है 20.4। अब ये इसका मतलब अब यहाँ पे लेफ्ट में 3 को अकेला रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x/3 और यहाँ पे 20.4/3, ये 3 कट के लेफ्ट में खाली x इक्वल टू रहा, और यहाँ पे रहा 20.4, एक डेसिमल नंबर है और नीचे में 3 है। ऐसे में डेसिमल नंबर को उठाना पड़ेगा। डेसिमल नंबर को उठाने के लिए 3 के बाद इंटू लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर एक डेसिमल पॉइंट देंगे। अब यहाँ पे वेट करेंगे क्यों, काउंट करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद ऊपर में कितना डिजिट लिखा है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद ऊपर में 1 डिजिट लिखा हुआ है, सिर्फ 1।
तो इसीलिए हम भी सिर्फ 1 जीरो देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 3 इंटू 1 देंगे, पॉइंट बैठाएंगे, इसके बाद वेट करेंगे, देखेंगे कि पॉइंट ऊपर में जो पॉइंट के बाद ये हमें गाइड करेगा कि नीचे में कितने जीरो देने हैं, ऊपर से मिलेगा यहाँ से, और यहाँ पे सिर्फ एक है तो हमने एक जीरो दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये यहाँ से ये यहाँ ऊपर से 20 और 4 के बीच में जो पॉइंट है ये उठा देने से ये हो गया 204, और नीचे में 1 और 0 के बीच में जो पॉइंट है ये उठा देने से इसकी वैल्यू हो गई 10, और इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 बन गया, यानी x इक्वल टू 204/30। अब हम डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से देखते हैं को 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 2 + 4 = 6, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 से दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद ऊपर में 68 रहा, नीचे में 10 रहा। अब हमने इसको डेसिमल नंबर बना के 6.8 ग्राम्स कर दिया। तो इसलिए वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय कितना था, ये x की वैल्यू मिल गई। अब हमें एक्चुअल वेट मिलेगा किसका, ये कॉपर का। फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर मांगा था 5x, x की वैल्यू मिल गई 6.8, तो 5 इंटू 6.8 ग्राम्स कर दिया, आंसर आ गया 34 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलॉय contains copper in an alloy contains copper and zinc in the ratio 9:4. If the alloy contains 27 kg of copper, what will be the quantity of zinc in the alloy? क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक एलॉय है, कोई धातु है जिसमें कॉपर और जिंक है, और किस रेशियो में है, 9:4। इनका यूनिट क्या होगा, ये यहाँ पे केजी दे दिया है। जब एक बार ये में केजी किलोग्राम दे दिया है, उसका मतलब इसको हम 9 किलोग्राम इक्वल टू 4 kg, इस हिसाब से इसको भी रीड कर सकते हैं। इफ़ द एलॉय कंटेंस 27 kg ऑफ कॉपर, तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द एलॉय। एलॉय में जिंक कितना है ये बताओ। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। पहले तो ये रेशियो है 9:4, इसके साथ कॉमन मल्टीप्लाई करके 9x और 4x बनाएंगे, और ये 9x ये किया दिया है, कॉपर का दिया है, यानी पहला वाला 9x की वैल्यू दी हुई है, तो 9x की वैल्यू से x की वैल्यू निकालेंगे। आइए देखते कैसे करते हैं। लेट द, जिसको निकालना है, सबसे पहला लाइन क्या होता है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द एलॉय, तो इसी को x पकड़ लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जिंक बी x kg। kg कहाँ से मिला, ये यहाँ से 27 kg से हमें यूनिट मिल गया कि ये पूरा यूनिट जो है kg में है, तो यहाँ से x kg लिख दिया। अब गिवन, अब यहाँ पे देखिए जो रेशियो है कॉपर बाई जिंक, कॉपर इज टू जिंक, ये कॉपर इज टू जिंक, मैंने कॉपर बाई जिंक ये में लिखा, लैंग्वेज में कॉपर लिखा, नीचे में जिंक लिखा, और इक्वल टू कर दिया, और इस रेशियो के लेवल में कर दिया 9/4। नेक्स्ट स्टेज में क्या किया, अब हमें कॉपर का वेट दे दिया क्या था 27 kg। इस कॉपर के जो वर्ड में कॉपर है इसको हटा के, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह में 27 दे दिया, और नीचे में जो जिंक है जो कि x kg है, इसको हमें एज इट इज़ रखने से ये लेफ्ट वाला साइड हो गया 27/x, और राइट में ये जो रेशियो दिया हुआ था 9:4 ये है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 9 और x को, 9x इक्वल टू 27 × 4। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया, x की वैल्यू मिल गई 12। दस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जिंक इज 12 kg। जिंक एंड कॉपर आर मेल्टेड टुगेदर इन द रेशियो 9:11। जिंक एंड कॉपर आर मेल्टेड टुगेदर इन द रेशियो 9:11। मेल्टेड टुगेदर माने कोई एक धातु बना रहे हैं जिसमें जिंक और कॉपर को एक साथ गला दिया हीट में, और इसका रेशियो, इसका यूनिट क्या होगा, ये जो 8 kg दे दिया है उसने, उसके मतलब 9 kg जिंक और 11 kg कॉपर एक साथ मिला के और मेल्ट कर दिया। तो मेल्ट कर दिया तो इसका वज़न कितना होगा, इधर में 9 kg और इधर में 11 kg। इसका मतलब ये जो जिंक एंड कॉपर का जो मिक्सचर है इसका वेट हो गया 20 kg। आइए फिर क्या होता है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द मेल्टेड मिक्सचर। मेल्टेड मिक्सचर का वेट कितना होगा, जिसमें कि अगर कि हमने 18 kg ऑफ जिंक इसमें यूज़ किया है, मिलाया कितना था
9 kg जिंक के साथ 11 kg कॉपर, ये रेशियो है। और एक्चुअल हमने मिलाया है 18 kg ऑफ जिंक। तो इसमें बता कि इसमें इस कॉपर को नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर का वेट कितना होगा। अगर हमने तो देखिए यूनिटरी सिस्टम से भी निकल सकता है। 9 kg अगर यहाँ पे यूज़ किया है तो दोनों तो मिक्सचर का वेट है 9 + 11 20। और अगर हमने 18 kg जिंक यूज़ किया है, मैंने डबल यूज़ किया है, तो वेट कितना होगा 20 + 20 40। लेकिन इस तरह से तो नहीं निकलता है, हमें प्रॉपर वे में जाके आंसर निकालना पड़ता है। तो वो प्रॉपर वे क्या होगा, लेट द रिक्वायर्ड वेट ऑफ द मेल्टेड मिक्सचर बी 8x kg। जब हमें जो निकालना है वही पहला सेंटेंस होता है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द मेल्टेड मिक्सचर, तो इसी को x पकड़ लिया। यूनिट हमें मिल ही गया था यहाँ पे 18 kg से, तो हमने kg लिख दिया। तो पहला लाइन क्या होगा, लेट द रिक्वायर्ड वेट ऑफ द मेल्टेड मिक्सचर बी x kg। उसके बाद एंड लेट द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर बी यूज्ड 9 kg = 11 kg। ये यहाँ पे 9:11 और यूनिट यहाँ से kg से मिल गया था, तो 9 kg = 11 kg का यूनिट लिख दिया। तो नाउ इन दोनों का टोटल कितना होता है मिक्सचर का, 20 kg का मिक्सचर होता है। इसलिए हमने नेक्स्ट लाइन क्या हुआ, यह रेशियो ऑफ जिंक यूज्ड, जिंक हमने कितना यूज़ किया उसका, और टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर का जो रेशियो है वो क्या है यहाँ पे, ये जो गिवन है 9 जिंक यूज़ किया है 9 kg और मिक्सचर का वेट है 20 kg। तो इस तरह से ये जिंक और टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर, इसी को ये जो यहाँ पे वर्ड में लिखा था इसी को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। जिंक यूज की जगह यूज़ नहीं लिखा, जिंक और नीचे टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर। इसका रेशियो क्या था 9:20 यानी 9/20। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो जिंक है इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 18 kg, तो हमने जिंक को रिप्लेस कर दिया 18 के साथ। यहाँ पे इस जिंक को इस 18 के साथ रिप्लेस कर दिया, नीचे x जैसा था अननोन वैसे ही रहा, और इसकी वैल्यू कितनी है 9/20। ये पहले से ये रेशियो आ रहा है। अब फिर वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 9x का इधर लेफ्ट में 9x और राइट में 18 × 20। अब यहाँ से 9 की x की वैल्यू निकल आ गया 40 kg। दस द रिक्वायर्ड टोटल वेट ऑफ द मेल्टेड मिक्सचर इज़ 40 kg। अब कंपोनेंट A एंड B इन द रेशियो 2:1 इन ए मिक्सचर ऑफ 30 लीटर्स। तब कंपोनेंट किसको कहते हैं, जो कंपोनेंट जैसे एक चाय बना रहे हैं, चाय में क्या क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, तो जो चाहिए इन्हीं को कंपोनेंट कहते हैं चाय का। अब ये कोई मिक्सचर कुछ दूसरा होगा तो उसमें A और B सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, तो इन्हीं दोनों को कंपोनेंट A और कंपोनेंट B ये मिलके कोई मिक्सचर बनाएंगे। तो मिक्सचर का क्या रेशियो में होगा, A यूज़ करेंगे 1, यहाँ पे लीटर का दे दिया है, इसका मतलब कंपोनेंट A यूज़ करेंगे 1 लीटर और कंपोनेंट B यूज़ करेंगे 2 लीटर। तो यहाँ पे रेशियो दे दिया गया है, यहाँ पे टोटल लीटर्स दे दिया गया है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमने A कितना यूज़ किया है, कंपोनेंट A की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, और कंपोनेंट B की भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, लेट द क्वांटिटीज़ ऑफ कंपोनेंट्स A B 1/, हर 3 लीटर्स में 1 लीटर कंपोनेंट है 1/3, तो 30 लीटर्स में होगा 10 लीटर्स। और कंपोनेंट B कितना होगा, टोटल है 30 लीटर्स, उसमें से कंपोनेंट A अगर 10 लीटर है तो डिफरेंस का 20 लीटर कंपोनेंट B होगा। तो कंपोनेंट B = 30 - 10 लीटर्स = 20 लीटर्स। इन दोनों का कंपोनेंट निकाल दिया। कंपोनेंट A है 10 लीटर्स, कंपोनेंट B हो गया 20 लीटर्स। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच इज़ द कंपोनेंट A इज़ टू बी एडेड टू दिस मिक्सचर। इस मिक्सचर में कंपोनेंट A नए से फिर ऐड करना पड़ेगा मिक्सचर, और कौन सा कंडीशन होना चाहिए, अब की बार कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो लेट जो हमें निकालना पड़ेगा उसको x पकड़ेंगे, लेट द कंपोनेंट A इज़ टू बी एडेड x लीटर्स। 10 लीटर तो पहले से था, x लीटर और नए से ऐड करेंगे। तो
कंपोनेंट ए का अभी नए का क्वांटिटी क्या हो गया, 10 लीटर्स पहले से था, x लीटर अभी नए से ऐड किया तो हो गया 10 + x लीटर। अब ये तो कंपोनेंट ए का हो गया। कंपोनेंट बी का क्या है, तो बोल रहे हैं कि कंपोनेंट बी में कुछ ऐड करना है और ना ही कुछ माइनस करना है। कंपोनेंट बी पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। तो पहले 20 लीटर्स था, अभी भी 20 लीटर्स ही रहेगा। तो हमें मिल गया कंपोनेंट ए हो गया 10 + x, और कंपोनेंट बी पहले से जितना था उतना ही रहेगा यानी 20 रहेगा। और इन दोनों का रेशियो अभी हो जाएगा 2:1 अभी नए से जिस कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने x की वैल्यू निकाल दी 30। उसका मतलब कंपोनेंट ए 30 लीटर्स और ऐड करना पड़ेगा। तो अपना आंसर हो गया, हेंस 30 लीटर्स ऑफ कंपोनेंट ए इज़ टू बी एडेड टू द मिक्सचर। ये नहीं पूछा है कि कंपोनेंट ए टोटल कितना होगा, ये पूछा था कि कंपोनेंट ए कितना लीटर और नए से ऐड करने से है ये नया रेशियो बनेगा। तो वो आंसर आ गया एक्स में कि 30 लीटर कंपोनेंट ए और नए से ऐड करना पड़ेगा। अगर पूछा जाता कि अभी इसके बाद कंपोनेंट ए टोटल कितना हो जाएगा, तो 30 ऐड किया, 10 पहले से था तो 40 हो जाएगा। लेकिन वो हमारा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन था कि हाउ मच कंपोनेंट ए इज़ टू बी एडेड टू दिस मिक्सचर, तो उसका हमारा आंसर आ गया। अभी देख दूसरा, ए मिक्सचर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 765 मिलीलीटर ऑफ फिनाइल इन 2.7 लीटर्स ऑफ वाटर। एक कोई मिक्सचर बनाया जिसमें फिनाइल लिया 765 मिलीलीटर और पानी मिलाया 2.7 लीटर। अभी देखो इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट यूनिट यूज़ हुआ है। अभी तक जो भी था उसका यूनिट सेम था। अभी इसमें फिनाइल है मिलीलीटर में और वाटर में लीटर में। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ फिनाइल टू वाटर इन दिस मिक्सचर। तो फिनाइल और वाटर का रेशियो मांगा है और रेशियो एक्सप्रेस करने के लिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसे में हम क्या करेंगे, जो लीटर्स है 2.7, इस 2.7 लीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीलीटर, इसको पहले निकालेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ फिनाइल यूज्ड इन द मिक्सचर 765 मिलीलीटर एंड वाटर 2.7 लीटर्स विच इज़ इक्वल टू 2700 ml। कैसे निकला, तो 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर्स कितना होगा, 2 × 1000 माने 2000 मिलीलीटर। ये तो और फिर उसके बाद ये तो 2.7 है यानी 0.7 लीटर और है, उसका कैसे निकालेंगे। तो ये 0.7 ऊपर में बैठाया, नीचे में 1 बैठाया, पॉइंट बैठाया, ऊपर में 0 के बाद 1 यूनिट था तो यहाँ पे 1 0 दिया, इंटू 1000 कर लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने ये लीटर यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट में लीटर को हटा के ml लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर से डेसिमल हट के 7 हो गया, नीचे में 10 हो गया। ये 7/10 इंटू 1000, ये 1 0 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 100 रहेगा, ऊपर से 7 आएगा। तो ये हो जाएगा 700 मिलीलीटर। 2000 पहले से ही था 2000, उसके साथ 700 और ऐड हो गया तो हो गया 2700 मिलीलीटर। अब हमारा दोनों का यूनिट मिल गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ फिनाइल टू वाटर 765:2700। अब चूँकि दोनों का यूनिट मिलीलीटर में है तो इसमें रेशियो में तो हमने मिलीलीटर वर्ड को ड्रॉप कर दिया, सिर्फ नंबर को रखेंगे, इस नंबर को ACF से काट देंगे। अब इनका ACF कैसे निकालेंगे। अब ACF निकालने का भी जो है हमारा एक शॉर्टकट है कि रूल्स तो काफ़ी हैं। आइए एक रूल्स के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। हम ये देखते हैं कि 765 ये एक ऐसा नंबर है जो 5 से कटेगा और 2700 भी एक ऐसा नंबर है जो 5 से कटेगा। अब और एक देखते हैं, ये 2700 ये देखने से लगता है कि 9 से कट हो जाएगा। तो यानी 2700 एक ऐसा नंबर है जो 9 से भी कट होगा और 5 से भी कट होगा। तो इसको भी देखते हैं 765 ये 9 से कट होगा कि नहीं। कैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 को चेक करते हैं, 7 + 6 + 5 को ऐड करेंगे, ऐड करके आता है 18 9 से डिविजिबल है। उसका मतलब ये जो 765 है
ये भी 5 से भी कट होगा और 9 से भी कट होगा। ये जो 2700 है ये भी 9 से भी कट होगा और 5 से भी कट होगा। तो ऐसे में रूल्स क्या बोलता है, अगर कोई नंबर 9 से भी कट होता है और 5 से भी कट होता है तो वो जो 9 इंटू 5 45, तो वो 45 से भी कट होगा, यानी 765 45 से भी कट होगा और 2700 भी 45 से कट होगा। तो हमने एक बार 45 से कट करके हमें नंबर मिल गया 17:60। अब हम देखते हैं कि 17 एक प्राइम नंबर है और 60 एक इवन नंबर है और ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, माने फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन नहीं है, यानी ये आपस में को प्राइम है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये 17 से कटेगा जो कि 60 नहीं कटेगा, इसलिए ये आपस में को प्राइम हो गए, तो हमारा आंसर निकल गया। तो फिर भी इस रूल्स को दोबारा बता देते हैं, डिविजिबिलिटी और रूल्स को चेक करेंगे 9 का। अगर कोई नंबर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 765 इज़ डिविजिबल बाई 5 एंड 2700 इज़ ऑल्सो डिविजिबल 5 एंड ये 9 से भी डिविजिबल है, तो ये 9 इंटू 5 45 से भी डिविजिबल होंगे। ये रूल्स है। Divide the number 141 into two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second are in the ratio 3:4। 141 एक नंबर है जिसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। दो हिस्से में नाम नहीं दिया गया है तो हम अपने से इनको नाम देंगे, पहले का ए, सेकेंड को बी, और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो क्या बने, तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी ए एंड सेकेंड पार्ट बी बी। तो 141 को ए और बी में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कंडीशन क्या है, दैट द 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, पहले का फिफ्थ पार्ट FIF TH, TH का मतलब 1/5, TH का मतलब 1/5। तो ए के 5 टुकड़ा किया तो उनका कितना हो गया A/5। इसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ, TH होने से उसको 1/5 होगा। तो ये ए का 1/5, 5 हिस्सा, 5 ए को 5 हिस्सा किया, उसका एक हिस्सा A/5 फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, ये इक्वल टू होगा, ओ नहीं इक्वल टू नहीं, रेशियो में है। अच्छा, ये हो गया फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट माने A/5। और दूसरा क्या बोलता है बी का, द एट्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड, यानी बी का 8, B/8 आर इन द रेशियो 3:4, इनका रेशियो है 3:4। तो फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट माने A/5, एट्थ पार्ट ऑफ द बी इक्वल टू B/8। अगर ये 9th पार्ट होता तो B/9 होता, 4th पार्ट होता B/4 होता। जैसा भी ये लिखेंगे TH वाला, ये TH वाला उस हिसाब से फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ठीक है, तो इनको रेशियो है, ये पहला का A हो गया A/5 और ये दूसरा का B/8, और इनका रेशियो ये देखिए, इनका रेशियो कितना हो गया 3:4। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास ऑप्शन तो कैसे काफ़ी है, लेकिन हमने क्या किया, एकदम टॉप और एकदम बॉटम को एक साथ लिखा, यानी A8 लिखने से अच्छा है कि 8A लिखा जाए, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो होना चाहिए था A और A के बाद 8, लेकिन 8A सुनने में बड़ा लगता है किसी फ्लैट का नंबर है, तो हमने उसको चेंज करके 8A कर दिया। फिर इसमें होना चाहिए था 5B को 5B रखा, इक्वल टू हो गया 3:4, ये जो रेशियो दिया हुआ है पहले से दिया हुआ है। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 8A इंटू 4 इक्वल टू ये यहाँ पे 3 इंटू 5B, हमें क्या मिला 32 इक्वल टू 15B। अब हमने क्या किया, A/B को इक्वल टू किया और ये 15 एज इट इज़ रहेगा जैसे रहता है, और A का 32 नीचे आ गया। कैसे आया, ये 32 हमने दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, 32A डिवाइडेड बाई 32, तो ये 32 कट गया, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ये सिर्फ A रहा, और यहाँ से यहाँ पे 15/32 आ गया। फिर B जैसे हमने आगे के वीडियोस में देखेंगे, ये 32A इक्वल टू 15B का मतलब है A/B इक्वल टू 15/32। ये 15/32 आ गया।
अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द पार्ट्स 15 + 32 = 47। एस पार्ट कितना हो गया, एवरी 47 में 15, 15/47, तो नंबर कितना था 141, तो 141 में कितना हुआ, तो ये हमारा आंसर मिल गया 45। बी का भी वैसे, एवरी 47 में 32, यानी उसका हिसाब हो गया 32/47। अब ये 141 में कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ से हमारा आंसर आया 96। Thus first part equal to 45 and second part is equal to 96. Divide 282 into two parts such that the 8th part of the first and the 5th part of the second are in the ratio 4:3. Same वही है, खाली नंबर्स अलग है. Let the first part be A and second part be B. क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया गया तो हमने अपने से नाम इंट्रोड्यूस कर दिया. Let the first part be A and second part be B. Given that 8th part of A is to 5th part of B is equal to 4:3. तो क्या हो गया, 8th part माने 1/8A is to 1/5B equal to 4:3. Given that A/8 by B/5 equal to 4/3. तो इसका मतलब A और 5 एक साथ होंगे 5A, और नीचे में ये बीच वाले एक साथ होंगे 8B equal to 4/3. हमने क्या किया, ये 5/8 का एक रेसिप्रोकल किया और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया. कैसे किया, ये देखिए A/B, ऐसे करने से 5/8 और 8/5 ये लेफ़्ट में कट गया, लेफ़्ट में सिर्फ रहा A/B. लेकिन ये जो 5/8 का ये रेसिप्रोकल है 8/5, ये राइट में आके शो हो रहा है. अब आपस में काटने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कटने का कुछ नहीं है. 4 और C नहीं कटेगा, 8 और 5 आपस में नहीं कटेगा, ये 4 और 5 क्रॉस में नहीं कटेगा, ये C और 8 आपस में नहीं कटेगा. तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे 8 × 4 32, ये नीचे में 3 × 5 मल्टीप्लाई करके नीचे में लिखेंगे. तो ये हो गया A/B इक्वल टू 32/15, जिसको हमने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया. ये फ्रैक्शन के फॉर्म में था, ये रेशियो के फॉर्म में लिख दिया A/B इक्वल टू 32:15. अब क्या करना पड़ेगा, अब हमारा क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया. डिवाइड 282 इन द रेशियो 32:15. ये पहले अजीब सा था रेशियो, उनको सॉल्व करके हमने 32:15 का एक नेचुरल नंबर का रेशियो निकाल दिया. अब वी हैव टू डिवाइड ₹282 इन द रेशियो 32:15, जो कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से हमें इसको रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है. रुपया मिल गया, रेशियो मिल गया, और क्या बात है, क्या बात. Divide 1000 rupees 1000 in two parts such that one part is 99th of the other. एक पार्ट दूसरे का 99, और यहाँ पे देखिए TH लिखा हुआ है. TH का मतलब क्या हो गया, 1/99. तो let X be the one part. एक पार्ट हो गया X, तो दूसरा क्या होगा, one part is 99th of the other. Then the another part equal to 99th का मतलब 1/99, 1/99 of another part X का. तो उसका इन दोनों का सम कितना होगा, ये जो पहला पार्ट सम था X था और दूसरा है X/99, इन दोनों का सम आना चाहिए 1000, क्योंकि एक 1000 रुपीज़ को ही दो हिस्सों में बांटा है, एक X का और दूसरा 1/99 ऑफ X का, यानी X/99. X + X/99 इक्वल टू 1000. अब हमने मिक्स फ्रैक्शन मैंने फ्रैक्शन वाले को सॉल्व करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे X है इसको 99/99 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये देखिए 99x/99. क्यों किया, इस फ्रैक्शन को इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, एक फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए एक दूसरा फ्रैक्शन का होना ज़रूरी है जिसका कि सेम डिनोमिनेटर होगा. यानी x को कुछ ऐसा करेंगे कि x के नीचे 99 आ जाए, और ऐसा करने से ऊपर में भी 99 ऐड करना पड़ेगा ताकि 99 कट के सिर्फ x रहे. वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ और फ्रैक्शन भी बन गया. एक ईंट मारेंगे 2 आम गिरेगा, ये वाले पॉलिसी इसको यूज़ करते हैं.
तो क्या किया, ये x को एक फ्रैक्शन बनाया, लाइक फ्रैक्शन, जिसके नीचे में ये जो 99 है तो x के नीचे में भी 99 रहेगा, और वैल्यू सेम रखने के लिए ऊपर में भी 99 लिखा, यानी 99 और इधर में x, और ये एक फ्रैक्शन बन गया, लाइक फ्रैक्शन बन गया। आगे में इसकी इक्वल टू इन दोनों को ऐड करने से कितना मिलेगा, 1000। तो अभी इधर में देखो नीचे में 99 लिख दिया, और ऊपर में 99x प्लस x कितना होता है, 100x। तो ये हमारा हो गया 100x बाई 99 इक्वल टू 1000। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 100x इक्वल टू 99 इंटू 1000। अब दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 100 से डिवाइड करने से x की वैल्यू मिल गई 99 इंटू 10 इक्वल टू 990। ये हमारा ये कितना हो गया, 99 x इक्वल टू, यानी x पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट था लेट x बी द पार्ट, इस पार्ट की वैल्यू मिल गई 990। तो दूसरे पार्ट की वैल्यू कितना होगा, टोटल का था 1000, उसमें से एक है 990, तो दूसरे का 10 होगा। तो अनदर पार्ट इज़ 1/99 ऑफ 990, या फिर माइनस करने से करके भी हम निकाल सकते थे, 10 होगा। तो ये हमारे इस हिसाब से दो पार्ट मिल गए, एक 10 और दूसरा 990। इन दोनों को ऐड करने से 1000 मिल जाएगा। अब जो नंबर है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। तो फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। तो क्या करना, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। तो आइए देखते हैं, लेट द थर्ड नंबर बी एक्स। तो पहला नंबर कितना हो गया, 120% ऑफ एक्स। 120% किसको बोलते हैं, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, और अगर वो 20% ज़्यादा है तो 100 + 20 120% होगा। तो ये 120 और नीचे में 100 लिखा, परसेंटेज साइन को ऑफ कर दिया, इंटू एक्स। अब ये यहाँ पे 20 से कटेगा, ऊपर में 6 और नीचे में 5, ये हो गया 6x/5। एंड सेकेंड नंबर कितना हो गया, 150% मोर। 50% मोर माने 100%, तो एक हर चीज़ अपने का ही होता है। 50% मोर माने 50, 100 + 50 यानी 150%, 150/100। तो ये 50 से कट हो गया, ऊपर में रहा 3x और नीचे में रहा 2। तो therefore the required ratio of first two numbers 6x/5 is to 3x/2, और नीचे में 5 और 2 को प्राइम है, इनको 10 से मल्टीप्लाई करके रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले फ्रैक्शन को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 12x to 15x। इस दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, और लिख के x कट गया, 12 भी 3 से कटेगा, 15 भी 3 से कटेगा, अपना आया 4/5। तो ये हमारा आंसर हो गया 4:5।